हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से लाइव जुड़ते जाइए। एक बार सभी लोग मुझे जल्दी से कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस या वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार जल्दी से सभी लोग कंफर्म कीजिए। वॉइस या वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑल फाइन, ओके। तो आज का अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 17 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक तरीके से ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग 2 होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज से एक्चुअल में अपना केमिकल बॉन्डिंग 2 शुरू हो रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग 1 में हम लोगों ने वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ये सारी चीजें पढ़ ली। इसके साथ साथ हम लोगों ने रेजोनेंस और डाइपोल मोमेंट भी कवर किया। अब केमिकल बॉन्डिंग 2 में अपने को पढ़ना है आज से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दूसरा अपने को पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। और तीसरा अपने को पढ़ना रहेगा बॉन्ड पैरामीटर्स। तो ये मेनली 3 टॉपिक अपने को केमिकल बॉन्डिंग 2 में कवर करने हैं, ओके। तो आज का अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 में, जो कि रेजोनेंस पार्ट 2 चल रहा था, उसमें कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। तो आइए जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं कि होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर किसका किसका सही है और किसका गलत है। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग, अगर अभी भी आप लोगों ने अटेम्प्ट ना किया हो तो उस क्वेश्चंस को देखिए और जल्द से जल्द आंसर पोस्ट करते जाइए कमेंट बॉक्स में। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन क्या थे रेजोनेंस को लेकर? तो जैसे कि पहला ये क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। जल्द से जल्द बताते जाइए, कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर पोस्ट करते जाइए। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों ने ग्रुप पे उसी दिन पोस्ट किया था और आज इसको अपने को डिस्कस करना है। तो एक बार फिर से जरा टैली कर लिया जाए ताकि एक भी होमवर्क वाला क्वेश्चन छूटे ना। तो पहला सवाल यह था, सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है? जिसमें चार्ज ना हो, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 और 2 4 यहां पर हैं, 3 और 1 4 यहां पर है और यहां पर सिर्फ 3 है। इसका मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल तो ये है और ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में आप देख सकते हैं ए और बी में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, चार्ज भी है, चार्ज बराबर दूरी पर भी है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, n+n+ कॉमन है, यहां n पे माइनस, यहां c पे माइनस। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? ये वाला। यानी सही आंसर क्या हो गया? ए, देन बी, देन सी। ये इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर सबसे आगे ए, देन बी, देन सी, ओके। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, इसमें इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, उस करेक्शन को जरा कर लीजिए। देखिए n कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, या फिर कोऑर्डिनेट की जगह सिंगल बॉन्ड लगाया, n पे प्लस O पे माइनस। तो यही काम यहां पर भी करते हैं और यहां पर यह बात अपने को इस एरो से समझ में आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड। तो देखिए यहां पर प्लस आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम जैसे ही करेंगे तो यहां पे O पे माइनस आएगा और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को n+O- ऐसे कर दिया गया। अब ये सही सवाल है, अब ये सही क्वेश्चन है। तो ये छोटा सा करेक्शन आप लोग और कर लीजिए और अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहां पर भी अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यहां पर भी अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो क्या होगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर? कोई आइडिया? फिर से वही काम करेंगे। इन चारों में यही ऐसा है जिसमें चार्ज नहीं प्रेजेंट है।
और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ रहे हैं इन बिटवीन द एटम? 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। जबकि बाकी सब में अगर देखें 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, यहां पर 3 2 5, यहां पर 3 2 5। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी ए में प्रेजेंट है और चार्ज भी नहीं है। इसका मतलब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं आंसर। सबसे आगे ए, सबसे आगे ए के बाद कौन सा होगा? देखिए 5 कोवेलेंट बॉन्ड इस पे भी हैं, 5 इस पे भी हैं, 5 इस पे भी हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था लीस्ट स्टेबल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, ये देखो N पे प्लस, C पे प्लस और बगल बगल में, तो ये लीस्ट स्टेबल हुआ कि नहीं? यानी C वाला कैसा होगा? लीस्ट स्टेबल। अब बचा B और D, तो B और D में कौन ज्यादा स्टेबल? तो B और D चेक कर लेते हैं भाई। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 5, यहां पर 5। अच्छा, ये कार्बन पे प्लस, यहां पर भी प्लस कॉमन है, इस N पे प्लस और O पे माइनस ये भी कॉमन है। अब क्या बचा? अब ये बचा कि यहां पर O पे माइनस है, ठीक है, और यहां पर C पे माइनस है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, यहां पर O पे माइनस है और यहां पर C पे माइनस है। दिख रहा है आपको? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, 3 और 2 5, यहां पर भी 3 और 2 5, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहां डबल बॉन्ड हो लगा है। क्लियर हो रहा है? यहां पर O पे माइनस है और जबकि यहां पर C पे माइनस है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होने से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो इसका मतलब अब कौन आ जाएगा? D, और D के बाद क्या आ जाएगा? B, और B के बाद क्या आ जाएगा? C। तो इसका आंसर हो गया ADBC। ADBC चेक कर लीजिए सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर है ADBC। केमिस्ट्री के लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा चेंज किया है क्योंकि इससे पहले फिजिक्स, बायो और मैथ के लेक्चर शिफ्ट हुए हैं, तो केमिस्ट्री का लेक्चर भी थोड़ा शिफ्ट कर देंगे और आप लोगों को अपना स्टडी टाइम, सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो अब से केमिस्ट्री का लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को बहुत जल्दी में निपटाएंगे। अब ये अल्टरनेट क्लासेस नहीं रहेंगी बल्कि रेगुलर क्लासेस रहेंगी, और 6:15 से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो 6:15 से लेकर 7:15 या 7:30 तक पे इसको एंड करेंगे। ओके, वो तो आप जानते ही हैं, कभी कभी मेरा जब मन करता है, कभी कभी क्या आजकल तो अक्सर ही करता है, अक्सर ही आप लोगों को 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ज़्यादा ही पढ़ा देता हूँ। ये अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए। ज़्यादा अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पहले से, तो आखिरी में चल के कम पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आखिरी में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 6:15 से अब लेक्चर का टाइमिंग रहेगा, तो बाकी सभी को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जो IITians गुरु में हैं, है ना। बाकी सब पड़ोस वालों को नहीं इन्फॉर्म करना कि वो भी ज्वाइन कर लें। ओके, तो ADBC करेक्ट आंसर क्या हो गया? ADBC। चले आगे, अगले होमवर्क वाले सवाल पर आते हैं भाई। अगला होमवर्क का क्वेश्चन क्या था? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। फिर से वही काम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी बताना है। चलिए ढूंढिए जल्दी से, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक कीजिए सब में, 3 2 5, यहां पर अगर चेक करूं 2 2 4 और 1 5, ये भी है, 1 2 3 और 3 6, यहां पर 6 आ गए। ऊपर वाले A और B में 5 5 थे, यहां पर 2 और 1 3 और 3 6। C और D में कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द एटम 6 आ रहे हैं और A और B में कम है, ठीक है ना। वो तो आएंगे, पूरे कोवेलेंट बॉन्ड गिनोगे तो भी यहां ज्यादा मिलेगा और यहां पर कम मिलेगा। तो कुल मिला के आंसर C और D में है। तो अब C और D में कौन सा? तो चलिए आंसर लिखते हैं भाई। सबसे ज्यादा C और D में कौन सा? देखिए C और D में कौन सा? अच्छा, यहां पर गलत है, रेजोनेंस में कभी भी एटम शिफ्ट नहीं करता, यहां सही कीजिए। यहां NH2 होगा, बिना NH2 के तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको बताया था मैंने, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एटम नहीं। तो NH2 सब में रहेगा। ओके, हाँ। अब C और D में कौन ज्यादा स्टेबल है? देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, यहां पर चार्ज इसमें भी, चार्ज इसमें भी, इसमें चार्ज पास पास, इसमें चार्ज दूर दूर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? D के बाद C। अब आइए इधर, इन दोनों में 5 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, प्रायोरिटी वाइज लगाने थे केसेस। कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों में क्या है? 5 5। अब क्या करें? यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल है?
तो यहां वाले में अगर मैं देखूं तो चार्ज दोनों पे है, चार्ज पास पास है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे -4, यार यहां तो फंस रहा है, अच्छा खासा फंस रहा है। तो यहां पर कैसे चेक करेंगे हम कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है? देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है। नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन ही होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कि नहीं? तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? ए। इसका मतलब उसके आगे कौन आ जाएगा? बी। तो इसका आंसर हो गया DCBA। DCBA। जल्दी से चेक कीजिए आप लोगों का आंसर मैच कर रहा है या नहीं। DCBA इसका करेक्ट आंसर है। ये दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं लिख दूं अलग से DCBA, ये है आंसर DCBA। अभी दिखाई दे रहा है, देखिए DCBA। क्लियर हुआ? तो ये थे पिछले लेक्चर के होमवर्क वाले क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। तो आज का अपना फ्रेश टॉपिक है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आखिर है क्या। अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे थे। एक एटम होता था, उसके एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्कस करते थे और उससे रिलेटेड सारी बातें जान रहे थे। अब हम लोग डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक स्पीशीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक स्पीशीज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब एटम कम से कम 2 तो होंगे ही, यानी कि अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इनमें कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, की पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो चलिए जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आखिर क्या है। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मुलिकन एंड हंट ने मिलकर 1932 में दी थी। क्यों दिया गया भाई? इस थ्योरी से हमें क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा? तो इस थ्योरी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल डिफाइन होगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रीड करने में सक्षम थे। अब हम मॉलिक्यूल को रीड करना चाहते हैं। तो मॉलिक्यूल को रीड करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर जब कोई मॉलिक्यूल तैयार होगा तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग कैसी है, उनकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और देखिए, कहानी में चाहे आपको जितनी सुनाऊं, प्रैक्टिकली अगर बात करें जो हमारे सिलेबस के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या रोल है, तो हमारे 11वीं और 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिर्फ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। और यहां पर सबसे ज्यादा जो हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर। और उसी बॉन्ड ऑर्डर को देखते हुए हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सारे बॉन्ड पैरामीटर्स को हम डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। इसीलिए मैंने आपको बॉन्ड पैरामीटर पहले नहीं पढ़ाया, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल आते जो कि बॉन्ड ऑर्डर पर बेस्ड होते, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना उसके आप सीख ही नहीं सकते। हालांकि शॉर्टकट तो हैं, तरीके हैं, अब सिखाना चाहूं तो 5 मिनट में भी सिखा सकता हूं और बिना पूरा MOT का नाम लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा सकता हूं।
लेकिन हर जो बहुत छोटी ट्रिक होती है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट जब होता है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो जैसा कि इसमें भी आएगा, जब मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा तो इसमें भी लिमिटेशन होंगी। तो अपने को पहले जो रियल मेथड है, जो एक्चुअल मेथड है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पहले उसको सीखना है। क्योंकि उसको सीखने के बाद जब हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो हमें यह मालूम होगा कि यह शॉर्टकट हमें कहां लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है हर एक के लिए, है ना। शॉर्टकट पता तो आगे पीछे सबको चल जाता है, लेकिन कहां नहीं लगाना है, जिसको यह बात मालूम होती है, सिलेक्शन उसी का होता है। चलिए खैर आते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी के की पॉइंट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेस्ड ऑन लैको कंसेप्ट, LCAO, लैको कंसेप्ट। ये लैको कंसेप्ट क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल लेवल पे बहुत ज्यादा है चांसेस हैं आपसे पूछने के, इवन जेई मेन और नीट लेवल पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि एमओटी किस कंसेप्ट पर स्टैंड करती है। तो इट इज बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लूज करके एक नए ऑर्बिटल में जाता है और उस नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए होगा क्या, जब आप किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ पहुंचती है। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी खोकर वो कहां पहुंच जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यहां पर 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर वक्त आपको मालूम होने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और वो पॉइंट्स के सहारे आप पूरा एमओटी समझ सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट तो मैंने बताया आपको, इट इज बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खोकर और नए ऑर्बिटल में पहुंच जाता है और उसी नए ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात आती है कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोई एक होता है, दो होते हैं कि 10 होते हैं, कितने होते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने मिलेंगे? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप मिलाएंगे ठीक उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, 11th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें अपना जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, ये जितना कुछ भी है सब कुछ इंक्लूड है। तो इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें सिर्फ एमओटी पढ़ना है डायटोमिक मॉलिक्यूल पे। तो हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने बनेंगे? 2। और वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि आप जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे ठीक उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें? एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी खोकर नए ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और उस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये किस पर बेस्ड है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जल्दी से यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगला पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग कंपैरेबल एनर्जी। हाँ, ये भी बात सही है कि कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हम कंबाइन करा सकते हैं। एक तो पहला डाउट यहां पर बनता है कि यार ये कंबाइन कैसे होते हैं, है ना? सही बात है, बिल्कुल। और दूसरा डाउट बनता है कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो सकते हैं। तो सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो सकते हैं जिनकी सिमेट्री प्रॉपर हो,
प्रॉपर ओरिएंटेशन जिनका हो, प्रॉपरली सिमेट्रिकल हो, और इसके साथ साथ जिनका एनर्जी डिफरेंस कम हो। यानी कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बड़ा है तो वो कभी भी कंबाइन नहीं होंगे, वो कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए, इसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें जो दूसरा डाउट आता था, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया, यहां तो बता दिया अभी कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो सकते हैं। वो हो सकते हैं जिनके बीच का एनर्जी गैप कम हो और जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अब ये कंबाइन कैसे होते हैं, जाकर जुड़ जाते हैं क्या, जाकर जुड़ जाते हैं क्या एक दूसरे से, या कोई इनको जोड़ता है, एटॉमिक ऑर्बिटल तुम इधर से आओ, तुम इधर से आओ, हां बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा कुछ होता है क्या? तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डिस्कस किया जाता है। यहां पर यह पूरी की पूरी थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पर बेस्ड है तो यहां पर हम कराते हैं वेव का सुपरपोजिशन। ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है उनका हम कराते हैं सुपरपोजिशन। इसको अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो मेरे पास दो वेव हैं, अगर उनका मुझे फेस पता चल जाए, सेम फेस के वेव है या अपोजिट फेस के वेव हैं, तो मैं इन वेव का सुपरपोजिशन कराऊंगा। यानी कि मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करूंगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करूंगा। केमिस्ट्री में उसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पॉजिटिव ओवरलैप कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप लोग बीटेक में जाएंगे, जितने भी जेई वाले स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो आपको उसमें बैंड थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और बैंड थ्योरी में आपको ये सारी बातें आगे भी चलकर यही सब समझाया जाएगा, इन्हीं सबका एक्सटेंडेड वर्जन होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आप लोगों को एक दिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बताया था, तो ठीक उसी तरह से हम आगे भी बात कर रहे हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, और यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है उसका सुपरपोजिशन करा रहे हैं, जिससे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रहे हैं। और ये किस पर बेस्ड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेस। अगर दोनों वेव का फेस सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसे केमिस्ट्री में पॉजिटिव ओवरलैप कहते हैं, एंड इट विल फॉर्म बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक इसी तरह से अगर दो वेव जिनका सुपरपोजिशन हम करा रहे हैं, अगर उनका फेस अपोजिट है तो ऐसे में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम यहां केमिस्ट्री में बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, एंड दिस नेगेटिव ओवरलैप विल फॉर्म एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के हैं, कौन कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक है बीएमओ और एक है एबीएमओ। क्या ऐसा हर मॉलिक्यूल के लिए होता होगा? बिल्कुल, यकीनन ऐसा हर मॉलिक्यूल के लिए होता होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल वही बनाएगा जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। आप कोई भी दो एटम मिलाकर मॉलिक्यूल बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि मॉलिक्यूल बन ही जाए। तो मॉलिक्यूल तभी बन पाएगा जब उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो और उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई परेशानी? देखते जाइए।
तो अब हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स डिस्कस करने वाले, जितना मैंने बताया उनको आप लिखते भी जाइए। अच्छा, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, क्योंकि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फिल होता होगा, बिल्कुल होता है। और जो जो रूल हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में फॉलो करते हैं, वही वही रूल हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी फॉलो करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आफबाउ प्रिंसिपल, बोरबरी रूल, n+l रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सारे रूल फॉलो होंगे ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और वहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी हम लोग यही सारे रूल्स को फॉलो करते थे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इन एमओटी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस, ये बात मैंने आपको बता ही दी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए सारे पॉइंट्स, यहां तक जल्दी से नोट करते जाइए ये सारे पॉइंट्स। यहां तक कोई डाउट? समझ में आ रही हैं आप लोगों को बातें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमारे की पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, रटना नहीं, पहली चीज तो ये, रटोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा अच्छे से मालूम होने चाहिए। जैसे अगर कोई बात करेगा कि कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, तो मैंने बताया भाई जो भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में फॉलो करते थे वो यहां पर भी करेंगे, है ना। यहां पर वेव नेचर की डिस्कशन करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है उस वेव फंक्शन का सुपरपोजिशन करा रहे हैं। सुपरपोजिशन कराने से ऐसा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसे समझ लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही पॉजिटिव ओवरलैप और उसी को बीएमओ बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही नेगेटिव ओवरलैप और उसी को एबीएमओ बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी क्लोजर टू ईच अदर, वही बताया कि यहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम। चलिए अब बात करते हैं। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाकर हम क्या बनाने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने बनेंगे? 2, क्योंकि हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला रहे हैं, तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बन जाएंगे? 2। अब ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक होगा बीएमओ और एक होगा एबीएमओ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बीएमओ और दूसरा एबीएमओ। एबीएमओ, बीएमओ का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए बीएमओ और एबीएमओ के बारे में आप समझ लीजिए। बीएमओ जो है वो पॉजिटिव ओवरलैप से बनता है, और इसी पॉजिटिव ओवरलैप को हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, एबीएमओ कैसे बनता है? एबीएमओ इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव ओवरलैप, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जो हमारा एबीएमओ है, ये एबीएमओ क्या होता है, लेस स्टेबल। तो ये भाई लेस स्टेबल होता है, और अगर लेस स्टेबल है तो इसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। लेस स्टेबल मोर एनर्जी, लेस स्टेबल मोर एनर्जी, इसीलिए मैंने इसको ऊपर बनाया, मोर एनर्जी। बीएमओ ये कैसा होता है, मोर स्टेबल, और इसके पास क्या होती है, लेस एनर्जी। इसके पास मोर एनर्जी और इसके पास लेस एनर्जी।
क्योंकि स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अच्छा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कैसे होते हैं? मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक, यानी इनमें एक ही सेंटर होता है। एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक ही न्यूक्लियस होगा, तो एक ही सेंटर होगा, मोनोसेंट्रिक। जबकि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पॉलीसेंट्रिक। ये कैसे होते हैं? पॉलीसेंट्रिक। तो मैं जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉलीसेंट्रिक। कम से कम दो तो होंगे ही, क्योंकि इनमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, तो ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं। तो एबीएमओ लेस स्टेबल, एबीएमओ मोर एनर्जी, बीएमओ मोर स्टेबल लेस एनर्जी। बीएमओ इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक इसी तरह से एबीएमओ इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव ओवरलैप, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट, एनी समस्या? जल्दी बताइए। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा आपके सामने आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए। हाँ, यहां तक क्लियर है? चलिए, इन्हीं बीएमओ और एबीएमओ को, इसको लेकर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों को मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बीएमओ और एबीएमओ कैसे बनता होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हम पॉजिटिव ओवरलैप की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि हम पॉजिटिव ओवरलैप की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ठीक है, और इसका थीटा फेस कैसा है? पॉजिटिव, आपको दिख ही रहा है। हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव भी लिखूं तो फिर क्या मतलब है, थीटा दिख रहा है ना। चलिए, ये एक दूसरी वेव बनाई और इसका भी फेस में पॉजिटिव कर दिया। अब इस वाले का वेव फंक्शन मैंने ले लिया साई1 और इस वाले का वेव फंक्शन मैंने ले लिया साई2। साई समझ रहे हो ना, वेव फंक्शन। अब तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ लिया है तुम लोगों ने यार। तो अब हम इन दोनों वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने वाले हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हम पॉजिटिव ओवरलैप की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर इन दोनों का फेस, ये जो आप देख रहे हैं, अगर नीचे से होता यानी नेगेटिव फेस होता, तो भी अगर दोनों का नेगेटिव है तो भी आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि यहां पर दोनों वेव का फेस क्या है? सेम है। अगर सेम फेस होगा तो कंस्ट्रक्टिव ही बोला जाएगा, पॉजिटिव ओवरलैप ही बोला जाएगा। अब इससे जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा, तो इससे जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिए। और ये जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा साई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा अपना? साई इज इक्वल टू साई1 प्लस साई2, साई1 प्लस साई2, साई1 साई2 का सम हो जाएगा, ये वाला। तो यही बना हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हैं आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे तैयार हुआ? नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक कोई डाउट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। यही हमारा पॉजिटिव ओवरलैप।
ठीक है, चलिए देखते हैं नेगेटिव ओवरलैप कैसे होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, एक दोनों का फेस कैसा दिखना है, अपोजिट रखना है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ओवरलैप। बट फिर भी हम उसको भी इसी तरीके से समझ लेते हैं ताकि हमारे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहले अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप आखिर होता क्या है, पहले मेरे को यह समझ में आ जाना चाहिए, और फिर मेरे को बीएमओ और एबीएमओ वाली बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, फिर से एक वेव ले ली, फिर से हमने एक वेव ले ली, और अब की बार हम दोनों का फेस ऑपोजिट रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं psi1 और इसको ले लेते हैं psi2। अब अगर हम यहां पर सुपरपोजिशन कराते हैं, यानी कि नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो क्या होगा रिजल्टेंट? ऐसे में हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ऐसे में रिजल्टेंट आने की दो प्रोबेबिलिटी है, दोनों की को ही यहां पर एबीएमओ ही बोला जाएगा। पहला केस मान लेते हैं कि इफ psi1 इज ग्रेटर देन psi2, तो देखिए psi1 वाले का फेस कैसा था, पॉजिटिव। अगर ऐसा हुआ तो ये रिजल्टेंट ऐसा आएगा, और अब की बार ये जो psi आप देख रहे हैं, ये psi हो जाएगा psi1 माइनस psi2 के बराबर, ये psi हो जाएगा psi1 माइनस psi2 के बराबर। और दूसरा केस ये है कि इफ psi2 इज ग्रेटर देन psi1, तो ये यहां से जाएगा, और अब की बार ये जो psi आप देख रहे हैं, ये psi इज इक्वल टू हो जाएगा psi2 माइनस psi1। समझ गए? दोनों ही केसेस में हम इसको एबीएमओ ही बुलाएंगे। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और इनको एबीएमओ ही बोला जाएगा। एबीएमओ तो तब बोला जाएगा जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, अभी मैं इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बोल देता हूं। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में बात आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो बात को जल्दी से नोट भी कर लिया जाए, है ना, समय ना लगाया जाए और इस बात को जल्दी से नोट कर लिया जाए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, पॉजिटिव ओवरलैप, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप। इन दोनों ही चीजों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? जल्दी से देखिए, यहां तक कुछ पूछना, कोई परेशानी? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बीएमओ बोला जाता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एबीएमओ बोला जाता है। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बीएमओ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर हम साई बीएमओ वर्सेस आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। साई ऑफ बीएमओ वर्सेस आर, तो साई ऑफ बीएमओ वर्सेस आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले। मैं आपको कुल मिला के यह बताना चाह रहा हूं कि आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे जाता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली यही बताना है मुझे। तो देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल का हाल क्या हो रहा होगा, पहले वो जान लेते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल,
थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा कुछ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बताया जा रहा है। मैं इसको लिख भी देता हूं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला भी एटॉमिक ऑर्बिटल। आप भी अलग अलग कलर पेन का यूज कीजिएगा। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास हो रही है, तो ये उसका न्यूक्लियस है। इसी चीज को जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखता होगा, आइए देखते हैं। इसी चीज को जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखता होगा। अब पेन का कलर चेंज कर दीजिए, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल का सुपरपोजिशन हुआ, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो रिजल्टेंट हाई जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बनेगा। तो वो रिजल्टेंट कैसा होगा, चलिए देखते हैं। वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ध्यान से समझिएगा ये सब बातें, क्योंकि ये सब आपके ना एनसीईआरटी में लिखी है, ना कोई आप रेफरेंस बुक कोई यूज करते हो, तो उन सब में भी कुछ नहीं लिखा है ये सब, है ना। वैसे भी एनसीईआरटी में जो बहुत ज्यादा काम की चीज है वो नहीं लिखते हैं, और जो सिलेबस और हेडिंग ये बराबर लिखते हैं। तो एनसीईआरटी, जैसे मैंने कहा, भी सिलेबस बुक है। आप लोग कभी कभी सोचते भी होंगे कि सर कभी कभी एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं और कभी कभी एनसीईआरटी को बिल्कुल धो देते हैं। वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट तो है, इनऑर्गेनिक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में फुल कंटेंट नहीं है। तो फुल कंटेंट के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें सिर्फ हेडिंग और लाइन वाइज बता दिया है, उसको इलेबोरेट फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि एनसीईआरटी हमारे केमिस्ट्री में सिलेबस बुक है ना। और जो आपका जेई मेन का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, उसमें रेफरेंस उसका जरूर लिया जाता है एनसीईआरटी का। तो उसमें जो लिखा है उसके क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन और एग्जाम्पलर भी, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, तो ये सब क्वेश्चन हमें जरूर लगा लेने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कट पेस्ट होते ही है। हालांकि इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, बट जितना भी होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे स्कूल लेवल में भी काम आ जाता है और जेई मेन और नीट लेवल में भी काम आ जाता है। हालांकि एनसीईआरटी पढ़ना पूरी तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में और फिजिकल में आप सिर्फ उसका रेफरेंस लीजिए और ये देखते रहिए कि उसके सवाल आपसे लग जाते हैं कि नहीं। क्योंकि फिजिकल की अगर बात करूं या ऑर्गेनिक की बात करूं तो एनसीईआरटी में जितना लिखा है उससे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गई बातें आपको? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बीएमओ कुछ ऐसा होता होगा। अब यहां पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये डायग्राम तो मैंने बना दिया, लेकिन इसको समझाना भी बहुत जरूरी है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो रेड वाली लाइन थी, ये जो रेड वाली लाइन थी, ये बीएमओ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और पूरा फोकस स्क्रीन पे रखिए। एटॉमिक ऑर्बिटल में ये यहां से जाता था और यहां पर इस तरह से आता था, और ठीक इसी तरीके से, अच्छा इसको बिल्कुल मिला ना देना, पता चला उसका एंड पॉइंट इसका न्यूक्लियस जैसा आपको दिखे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जब रेड वाला बनाया हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको इतने एरिया का इजाफा हुआ, यानी इतना एरिया आपको बढ़कर मिला। यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एटॉमिक ऑर्बिटल में कवर नहीं होती थी, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको यह बढ़कर मिला। इस बात का मतलब क्या है और यह क्या है, इसको समझना है। तो चलिए मैं आपको पुरानी बातें कुछ वापस से दोहराता हूं, जिससे आपके भेजे में
पूरी तरह से ये बात फिट हो जाएगी कि आखिर ये क्या है। और ये जो शेडेड पोर्शन मैंने दिखाया येलो कलर से, है ना, ये एक्स्ट्रा पोर्शन से मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये एक्स्ट्रा पोर्शन से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम लोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल यानी कि वेव मैकेनिकल मॉडल को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड लोकेशन की बात करते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron, maximum probability of finding an electron is directly proportional to psi square। याद है आपको? psi नहीं बल्कि psi square, ये बताया था मैंने। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप सोचिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो साई 1 है ना, साई 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर वो साई 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बोलिए, इन एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बीएमओ। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज प्रोपोर्शनल टू, मेरे पास यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, साई 1 प्लस साई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था वो साई 1 और साई 2 दोनों को मिलाकर आ रहा था। साई 1 और साई 2 दोनों को मिलाकर आ रहा था। समझ पा रहे हैं आप? तो ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ? ये हुआ प्रोपोर्शनल साई 1 प्लस साई 2 का होल स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि यहां पर अगर मैं साई 1 प्लस साई 2 का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये आएगा साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2। ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ये तो आपको बचपन से याद होगा ना। बात समझ में आ रही है आपको? मैं यहां पर ये प्रूफ करने जा रहा हूं, बल्कि मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन रीड करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उससे ज्यादा उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर मिलाकर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन रीड करोगे तो उसमें ज्यादा आएगी। और ग्राफिकली मैंने समझाया कि उसमें ज्यादा आएगी, देखो ज्यादा आ रही है, वो मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन बताया। और यहां पर मैं आपको यह प्रूफ करा चुका हूं कि ये कितना ज्यादा आएगा। ये कितना ज्यादा आएगा? 2 साई 1 साई 2 टाइम्स ज्यादा आएगा। 2 साई 1 साई 2 ज्यादा आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है साई 1 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का। अगर उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल को अलग अलग ना कर कर इकट्ठा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रीड करें तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उन दोनों के इंडिविजुअल से ज्यादा आएगी। और कितनी ज्यादा आएगी? 2 साई 1 साई 2 टाइम्स ज्यादा आएगी। चलिए बना लीजिए इसको। अब कुछ भेजा खुला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर। यहां तक देखिए और बताइए जल्दी से। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को कोई डाउट?
यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी देखिए और बताइए। क्लियर? चलिए, 2 psi1 psi2 ज्यादा होगा, यह बात समझ में आई। अब एबीएमओ में क्या होगा यह समझते हैं। तो एबीएमओ में क्या होगा, चलिए आइए बताता हूं मैं। एबीएमओ में क्या होने वाला है, तो एबीएमओ की अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं साई ऑफ एबीएमओ वर्सेस आर। तो साई ऑफ एबीएमओ वर्सेस आर, तो देखिए फिर से ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, और अब मैं बनाने जा रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एबीएमओ में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एबीएमओ में क्या होगा, जरा देखिए, येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये पूरा नीचे जाकर कट होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये पूरा नीचे जाकर कट होगा, और ये ऐसे आएगा। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग। और ये कट रिप्रेजेंट करेगा नोड को, ये कट रिप्रेजेंट करेगा नोड को। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। ओके, तो ये हमारा हो गया साई एबीएमओ वर्सेस आर। अब यहां पर अपने को क्या देखने को मिला, देखिए यहां पर अपने को यह देखने को मिला कि जितना हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और जो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, इनमें डिफरेंस क्या देखने को मिला। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो एरिया हम यूज करते थे, हम उससे भी नीचे चले गए, और यहां पर हमें उससे भी कम मिल रहा है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आ जाएगी इन एबीएमओ। तो एबीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो हो जाएगी psi1 माइनस psi2, या डिफरेंस बोल दीजिए, psi1 डिफरेंस psi2, psi1 डिफरेंस psi2, psi1 डिफरेंस psi2 का स्क्वायर। और जब आप इस चीज को ओपन करेंगे तो psi1 डिफरेंस psi2 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो psi1 का स्क्वायर प्लस psi2 का स्क्वायर माइनस 2 psi1 psi2, यानी ठीक जितना पहले बढ़कर मिला था ठीक उतना ही अब घटकर मिलेगा, उतना ही अब घटकर मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एबीएमओ में इंडिविजुअल से भी कम हो गई और बीएमओ में इंडिविजुअल से ज्यादा हो गई, और जितना बीएमओ में बढ़ता है ठीक उतना ही एबीएमओ में घटता है। तो बीएमओ में बढ़कर कितना मिला,
बीएमओ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ में बढ़कर कितना मिला 2ψ1 ψ2 और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एबीएमओ में घटकर कितना मिला, घटकर मिला 2ψ1 ψ2। तो बताइए ये गैप कितना होगा, ये गैप कितना होगा, तो बताइए ये गैप कितना होगा, सोचिए, जल्दी से सोचिए। अगर ऐसा हुआ तो ये गैप कितना होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। नॉर्मल से इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से बढ़कर 2ψ1 ψ2 मिल रहा था बीएमओ में, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से घटकर मिल रहा है 2ψ1 ψ2 एबीएमओ में। तो बीएमओ और एबीएमओ के बीच का गैप कितना आ जाएगा 4ψ1 ψ2, 4ψ1 ψ2 ये गैप आ जाएगा, 4ψ1 ψ2 नाम का गैप आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये सब स्किप करके भी मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा सकता था, बट ये एक तरीके का इनजस्टिस होता, क्योंकि आपको मैं पढ़ा देता, आपको समझ में भी आ जाता, लेकिन जो रियल फैक्ट है बीएमओ को लेकर एबीएमओ को लेकर कैसे मिलते हैं, है ना, कैसे एक दूसरे के साथ यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, इन सब चीजों को डेप्थ में डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, ओके। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, उससे हम रिलेट कर कर यहां पर बचा सकते हैं और बता सकते हैं कि बीएमओ में कितना बढ़ जाता है और एबीएमओ में कितना घट जाता है। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से छापिए, जल्दी से नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। सो बीएमओ इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव, अब ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई और जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, ये वही सारी बातें हैं। इन बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन वाइल द इन एबीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। नोडल प्लेन मिलता है एबीएमओ में, और वो जो नोडल प्लेन मिलेगा, देखिए इस पॉइंट को समझ लीजिए, जो नोडल प्लेन की बात यहां बताई जा रही है, जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, वो इस वजह से क्योंकि यहां पर ये जो नोडल प्लेन आपको मिला, ये तो नोडल पॉइंट है, और ये पॉइंट आप जिस प्लेन में बनाएंगे, जैसे ये पॉइंट है आप इस प्लेन में बना रहे हैं, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये आपकी इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होगा। इसी पॉइंट को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। अभी कोई डाउट, अभी कोई शंका, अभी कोई समस्या? जल्दी से देखिए और बताइए। जल्दी से देखिए और बताइए। समझ आ गया यहां तक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये अपने को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करें, अगली क्लास से पढ़ाएं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में कौन कौन से, हम लोगों ने वीबीटी में पढ़ा था ना, एसएस ओवरलैपिंग, टीपी ओवरलैपिंग, है ना। तो अब हम लोग क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आ गए हैं, तो अब हम हर तरह की ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ तो कौन सा ओवरलैप आएगा, जीरो ओवरलैप। तब कौन सा ओवरलैप आएगा, जीरो ओवरलैप। यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप बड़ा कर दो तो नहीं मिलके बनाएंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या प्रॉपर ओरिएंटेशन ना रखो तो भी नहीं बनाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा, जीरो ओवरलैप। तो ओवरलैप तीन तरह के पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप बीएमओ, नेगेटिव ओवरलैप एबीएमओ, और जीरो ओवरलैप का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। और अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप में हमने को देखना है
कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, ये कैसे कैसे ओवरलैपिंग करता है। तो ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, pd ओवरलैपिंग, dd ओवरलैपिंग, ये हर तरह की ओवरलैपिंग हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास का मतलब कल ही है। ओके, इस पूरे वीक में भी पॉसिबल कि मैं आपको सैटरडे प्रिपरेशन लीव दे दूं, उसका अभी कुछ पहले से नहीं बता रहा हूं। अदरवाइज पूरे वीक चलेगी क्लास, टाइमिंग यही रहेगा 6:15 से 7:15 7:30 तक। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।